दोस्तों, आप लोगों में से केजीएफ मूवी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो किस किस ने देखा है? और अगर आप लोगों ने ये देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि उस फैक्ट्री के अंदर में जहां पर सारे वर्कर काम करते थे वो कंडीशन क्या थी, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वहां पर कट रही थी। वो एक तरीके के बंधुआ मजदूर बन चुके थे उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर में। याद आ रहा है वो एक बूढ़े अंकल रहते हैं, उनका सीन याद आ रहा है वो जब वहां पर उनको मारने के लिए ऊपर ले जाते हैं? तो वो वाली सिचुएशन आप लोगों ने वहां पर देखी होगी। जिसको चाहते थे उसको गोली मार देते थे, जिसको चाहते थे उसका एक तरीके से वहां से निकाल के फेंक देते थे। मतलब अपने हिसाब से सारी जिंदगी एक तरीके से उनको अपने कंट्रोल में रखकर चलाने का एक पूरा प्रतिबंध वहां पर कर रखा था। सोचो वहां पर अगर रॉकी भाई ना पहुंचता बचाने के लिए, तो फिर उन वर्कर्स को बचाने के लिए कौन आता? उनकी जिंदगी जो है वो किस तरीके से वहां पर जो है बेटर होती। आज की डेट में ये जो रोकी भाई है वही काम करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, यानी कि जो वर्कर्स हैं यहाँ पर और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कैसे एक बैलेंस बनाकर चलना है। ये पूरा सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। इतनी कहानी सुनने के बाद में आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है है कि नहीं? यानी कि आप लोगों को आज की डेट में कहीं भी आप लोग काम करते हैं जाकर किसी कंपनी के अंदर में, तो आप लोग भी जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आओगे। आप लोग ऐसे जैसे कहीं पर काम करते हैं, आप लोगों को जॉब मिलते हैं किसी, आप लोग प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हो, वहां पर आप लोग को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या आप लोग वहां पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या फिर वहां पर वर्किंग कंडीशन भी ऐसे नहीं है कि आप लोगों को बैठने का भी ढंग से जगह नहीं मिल पाती है। उस पर्टिकुलर जो आप ऑफिस में बैठते हैं वहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं आ पाती है, पीने के लिए पानी नहीं देते हैं, आप लोगों को 10-10 12-12 घंटे तक बैठाए रखते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर हो तो कैसा फील होगा? तो यानी कि इंसान को एक तरीके से बोलेगा कि इससे अच्छा तो जो भी ना हो यार, अपने घर जाकर बैठ जाए। तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है ताकि इन सब के बीच में बैलेंस बने। तो इन सब के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है यहाँ पर ये पूरा सिस्टम। यानी कि सब्जेक्ट जो है यार इतना बेहतरीन है कि जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाता हुआ चलूंगा तो आप लोग इसके साथ में एक एक पॉइंट पर कोरिलेट कर पाएंगे कि आखिर ये है क्या, आखिर किस तरीके से चीजें हो रही है। तो आप लोगों के माइंड में भी पिक्चर चलती हुई नजर आएंगी जब मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये जो पर्टिकुलर ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत ही तसल्ली के साथ में। क्यों? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर। मतलब 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किससे? इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और सिक्योरिटीज, सोशल सिक्योरिटीज जो होती हैं, सारी चीजें बहुत तसल्ली में कवर करूंगा। करंट अफेयर के साथ में इनको मर्ज कर कर चलूंगा, क्योंकि अक्सर जो है करंट अफेयर जो है वो श्री कृष्ण जी का काम करते हैं। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पाथ दिखाया था पूरे महाभारत के टाइम पर, सेम यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों का वही पाथ फाइंडर होता है। खासकर उस टाइम पर जब आप लोग एक रास्ते पर चल रहे होते हो तो करंट अफेयर बताता है कि भाई यहाँ पर नजर डालना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में आ गया। तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पर कवर करता चलूंगा। जो करंट की चीजें होंगी उसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में कवर करते हुए चलेंगे। अब जब बात कर रहे हैं वर्कर्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा सीधा पता है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट तो हमारे जो वर्कर्स है देश के अंदर में उनको संविधान से भी मिलती है। हमारे देश के अंदर में जो संविधान के अंदर में डीपीएसपी है, ये इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डीपीएसपी वाला सेक्शन है यहाँ पर, वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ चलूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल भी, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मैं आप लोगों से टॉपिक कवर कर लूंगा, फिर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो जो भी यहाँ पर ईपीएफओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें। ओनली ईपीएफओ के लिए नहीं, मैं आप लोगों से यूपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आप लोग यहां पर कंफर्टेबल फील करें। प्रीलिम वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लिखा थोड़ा ना कि जो प्रीलिम से पूछ ले वो इधर नहीं पूछेंगे, अगर कोई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसी के साथ में जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड खुद से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं पर्टिकुलर आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से प्रोसेसर आप लोगों का रहने वाला है यहाँ पर कि पहले पूरा चैप्टर जो है वो तसल्ली में कवर किया करेंगे, फिर उस चैप्टर को कवर करने के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा। कुछ तो यहाँ पर जो पुराने होंगे, जो पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर में, कुछ बनाए गए हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करते हुए चलोगे, तो जब आप लोग एक पेपर प्रैक्टिस करोगे, यानी कि जब आप लोग टेस्ट सीरीज लगाओगे, उस टाइम पर आप लोग जो है बल्ले बल्ले बेसिकली नाचते हुए नजर आओगे। यानी कि पूरा डिटेल में तसल्ली के साथ में चैप्टर को इस तरीके से कवर करता हुआ मैं चलने वाला हूं यहाँ पर। इसी के साथ में कई सारे बच्चे पूछेंगे सर इसके लिए कोई किताब चाहिए क्या? आप लोग खुद सोचो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी प्लस करंट प्लस यहाँ पर क्वेश्चन, इस तरह की कोई किताब आप लोगों को मिलेगी मार्केट में? नहीं मिलेगी। जो किताबें हैं वो अपडेटेड नहीं रहती है, कई सारे इशू रहते हैं। इन चीजों को कवर करने के लिए अलग अलग आप लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज कवर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे लेक्चर के, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत न देखने को मिले और आप लोग रिविजन कर सको आसानी से बैठकर।
जब रिवीजन करने की बात आए मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग इनको 2x की स्पीड पर फटाफट देख लेना इन लेक्चर्स को, ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन करके भी यहां पर चले जाओ। सारा का सारा सिलेबस जो है वो एग्जाम से पहले बहुत ही तसल्ली में कवर कराऊंगा आप लोग का, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सको और कोई भी डाउट जो है वो आप लोग के माइंड में न रहे। इसी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तो रहेगी जो लेक्चर की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की पैरेलल में जो है वो स्टार्ट होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि जो कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास में, उससे आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो कि वहां पर नहीं रहेंगी, तो उससे भी कुछ ना कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर टेस्ट सीरीज में सोच रहा था थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कुछ आप लोगों का पोर्शन जो है पहले थोड़ा सा कवर करा जाए, उसके बाद में फिर आप लोगों की टेस्ट सीरीज जो है वो कवर करनी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के महीने में पहले कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर किया जाए, और उसके बाद में फिर आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो ये बेसिक पर्पज है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोगों का पूरा सिस्टम यहाँ पर चलने वाला है। तो जो यहाँ पर टोटल पेपर है वो आप लोगों को देखने को मिलता है टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन का। 120 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन आप लोग इसी टॉपिक से तैयार हो जा रहे हैं, और एग्जाम में इन 20 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 17-18 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आ रहे हो, शानदार तरीके से अपने सही मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो सोचो आप लोग लिस्ट में अपने आप को कहां पर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को बिल्कुल अपना जो फोकस है अर्जुन की तरह रखना पड़ेगा, बिल्कुल चिड़िया की आंख पर। यानी कि आप लोगों को यहां पर बिल्कुल तसल्ली में सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में लेकर चलनी पड़ेगी। नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा वो एक अलग बात है, पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को और सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं यार अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो पेन एंड कॉपी लेकर बैठना, अपने खुद के नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने नोट्स से पढ़ना पसंद करते हैं। ये इस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो उनको लगता है कि अपने ही नोट्स में से जब ढंग से निकला जाएगा तो ही मजा आने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ नहीं अपने ही नोट्स बनाने हैं, तो लेक्चर के साथ में नोट्स बना सकते हैं या फिर पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। पर लेकिन हाँ आप लोग इसको अपने हिसाब से जरूर रखिएगा, ताकि जब रिवीजन करने का टाइम आए उस टाइम पर आप लोगों को दिक्कत न रहे। वरना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब रिवीजन आता है, उस टाइम पर करने का टाइम आता है, उस टाइम पर हम लोग को ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाए, मतलब एक तरह से ना फंसा फंसा फील होने लगता है। तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोग यहां पर बैलेंस कर पाओगे। तो यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बताना, इसके बाद में फिर जो है चीजें आगे अब आप लोगों को चलती नजर आएगी। एक और छोटी सी बात यहां पर जो कि आप लोगों को सबको ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही, जो भी आप लोग जैसे आज क्लास जो आप लोगों की पढ़ ली है, कल की जब क्लास आप लोगों की आएगी उससे पहले आज की क्लास आप लोगों को रिविजन कर कर आना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क हुआ करेगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। यानी कि मैं अकेला मेहनत नहीं करूंगा, आप लोगों से इतनी ही मेहनत कराऊंगा जितनी मैं करूंगा, क्योंकि पेपर जो है वो मुझे नहीं देना है, पेपर जो है वो आप लोगों को देना है। अगर मैं पेपर दूंगा तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग क्या करूं फिर मैं, तो मतलब मेरा सिलेक्शन होगा ना फिर वहां पे, फिर मुझे सैलरी मिलेगी, आप लोगों को थोड़ी ना सैलरी मिलेगी। तो फिर मैं लूंगा जो सैलरी होगी मस्त एक तरीके से, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, क्योंकि भाई साहब सैलरी भी कम थोड़ी ना है, सैलरी भी पूरी आप लोगों को यहाँ पर पे लेवल 8 और पे लेवल 10 की देखने को मिल रही है। डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं, किसी को बोल भी दोगे जाकर कि भाई साहब क्या हो, बोलना कि कमिश्नर है, तो कमिश्नर ही बोल देना और कुछ मत बोलना, बस सामने वाले की जो है सारी चीजें सिट्टी बिट्टी गुल कि भाई साहब कमिश्नर बन गया लड़का। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप लोग तभी इसको ग्रैब कर पाओगे अगर सिस्टमेटिक वे में सारी चीजों को आप लोग लेकर चलोगे। तो ये इसी के साथ में जैसे मैंने बताया, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से प्रैक्टिस कराता हुआ चलूंगा, साथ साथ में जो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है यहाँ पर, और सारी सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है यहाँ पर ये, इसके लिए तो अलग से आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसमें सिस्टमेटिक वे में बहुत सारी स्कीम्स भी मैं आप लोगों की कवर करूंगा। और वो सारे के सारे जो लेक्चर में यहाँ पर लूंगा ना, इंटरेस्टिंग चीज है कि ये फायदा आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स से भी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाने वाले हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, यानी कि जितना अच्छे से हम लोग यहां पर कवर करेंगे उतना ही अच्छे से आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स से भी इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों देश के अंदर में अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर में अलग अलग तरीके से जो वर्कर हैं वो आप लोग को काम करते हुए आज की डेट में नजर आते हैं। जिस भी इंडस्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी कैसी कट रही है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो कहां पर जाए। तो ये आज की समस्या नहीं है। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो अंग्रेजों के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती थी। आप लोग क्या लगता है गांधी जी इतने फेमस कैसे रहे उस टाइम पर? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि उन्होंने जो वर्कर क्लास है, जो खासकर हमारे किसान थे, पीजेंट क्लास थी, उनके साथ में मिलकर इनके द्वारा बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है देश के अंदर में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, ताकि उनके अधिकारों के बारे में बात की जा सके। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये ऐसा नहीं कि ये आज का समस्या है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे आप लोग तो ये बहुत ही पुराने समय से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये हिस्ट्री की बात छोड़ो, प्रेजेंट टाइम पर आप लोग देखो, एप्पल कंपनी के द्वारा हमारे देश के अंदर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में कई सारी जो है बदतमीजियां देखने को मिली। वर्कर को लंबे समय तक काम कराया जा रहा था बैठा बैठा कर, और उसके साथ में यहाँ पर उनको वेजेस भी प्रॉपर वे में नहीं दी जा रही थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज निकल कर यहाँ पर आ रहे थे। इसकी वजह से वर्कर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा हो गए, और पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है तोड़ फोड़ दी। देश के अंदर में बहुत बड़ी न्यूज बनी थी ये। तो अगर चाहते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना न घटे, अगर चाहते हैं कि सारी चीजें जो है वो पैटर्न में चलती रहे, तब आती है यहाँ पर बात इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्कुल देखने में सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गए। आप लोग वहां भी तो ये काम करते हैं कि दो देशों के साथ में कैसे अच्छे रिलेशन बनाते हैं, चीजों को एक सही सस्टेनेबल वे में आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसमें भी एक वर्ड आ गया रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि एक साइड में वर्कर है जो कि काम कर रहा है, एक साइड में एक जॉब देने वाला है एम्प्लॉयर जो कि काम दे रहा है। अब इनके बीच में बैलेंस बनाना ही यहाँ पर ये काम है। यानी कि रोकी भाई जिस इंडस्ट्री में वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें घुसे थे, वो सोचो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, कालिया का नाम लिखो चलो कमेंट बॉक्स में क्या था। वो इंसान जो है अगर सिस्टमेटिक वे में काम करता, सबको सही तरीके से उन पे काम करवाता, उनके बच्चों के लिए भी वहां पर एक तरीके से पढ़ाई कराता, उनको पैसा देता, सही तरीके से सारी चीज चलती, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती? तो शायद ही ऐसी सिचुएशन जो है वो यहां पर निकल कर आती। तो ऐसे चीजों के अंदर बैलेंस बनाने की बात की जाती है जब यहां पर हम लोग इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आप लोगों ने देखी होगी। इन भाई की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट रहती है, और ये भाई साहब, ठीक है, ये कहते हैं कि ये मेरे गुलाम हैं, मैं चाहूंगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्या हुआ फिर? आप लोगों को सबको पता है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट, ऐसी कोई लड़ाई ना देखने को मिले, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये कानून बनाए गए हैं ताकि एक बैलेंस बनाकर चला जा सके। ये तो मैं आप लोगों से बात करूंगा काफी तसल्ली में, पर इससे पहले अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, उसमें आप लोगों को एक काफी खतरनाक चीज दिखाई मैंने हमेशा जब भी मैंने बात की है। यहां पर आप लोग देखते हैं गोल नंबर 8 पे अगर आप लोग जाओगे तो क्या लिखा हुआ है? डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क की बात यहां पर की जा रही है, यानी कि आप लोग जहां पर काम कर रहे हो वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर बिल्कुल बदतर हालत हो रखी है लोगों की और उनको बिल्कुल बैठने खाने सोने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। और ऐसा माहौल मिलना चाहिए ताकि इंसान जो है वहां पर आसानी से अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत कर सके। ऐसा नहीं कि उसका ऐसा लगे कि यार अब मरे कब मरे, किसी तरीके से जिंदगी जो है वो बैलेंस बन जाए। इसका ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब तक वर्कर और जब तक यहां पर जिस इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे, तब तक यही प्रॉब्लम देखने को आप लोगों को मिलती रहेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोग थोड़े से हैरान होंगे इस चीज को सुनकर कि कितने सारे लोग जो हैं वो कहां कहां पर काम करते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप लोगों को कई सारी माइंड में क्लैरिटी आएगी इस मुद्दे को लेकर। कुछ बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई प्राइवेट कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जहां सबसे ज्यादा वर्कर काम करते हैं वो है टाटा। टाटा जो ग्रुप है उसकी जो डिफरेंट कंपनीज हैं, अगर उसके बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले कितने लोग काम करते हैं टाटा के अंदर में, तो देश में सबसे ज्यादा टाटा के अंदर में लोग काम करते हैं प्राइवेट एंटिटी के अंदर में। अगर मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात करूं तो याद रखना इंडियन आर्म फोर्स जो है उसके अंदर में सबसे ज्यादा लोग जॉब करते हैं। इंडियन आर्म फोर्स के अंदर में लगभग 14 लाख के करीब लोग जो है इंडियन आर्म फोर्स में जॉब करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रेलवे। रेलवे के अंदर में लगभग 12 लाख के करीब यहां पर जॉब करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है यहां पर टाटा जो कि प्राइवेट कंपनी है, इसमें 9 लाख के करीब लोग जो हैं वो आप लोग को काम करते हुए नजर आते हैं। इससे आप लोग क्या समझ में आ रहा है? यानी कि जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर टाटा के अंदर में, या फिर इन्फोसिस के अंदर में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो लगभग 2.5 लाख के करीब लोग काम कर रहे हैं। रिलायंस के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो अंबानी साहब की कंपनी है, उसके अंदर लगभग 2.36 के करीब लोग जो है लाख काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। विप्रो के अंदर भी लगभग इतनी है 2.31 के करीब। और जिस तरीके से आज के में आप लोग अदानी साहब को देखते हैं कि अदानी साहब जो हैं दुनिया के अमीर लिस्ट में उनका नाम देखने को मिलता है, और लगभग ओनली 23,000 के करीब लोग ओनली काम करते हैं वहां पर, यानी कि बहुत कम लोग काम करते हैं। यानी कि जो ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनी है, अगर इनके अंदर में जो वर्कर काम कर रहे हैं अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये कि वर्कर कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता है, उसको निकालकर कहां फेंक दिया जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। उसकी जो है जिंदगी कितनी जहन्नुम बन सकती है उसको कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी अगर यहां पर ये सिस्टम न हो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला। इसलिए यहां पर ये सिस्टम बनाया गया ताकि कल को इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी जिंदगी यहां पर मिल सके और एक बैलेंस बन सके। और इसी बैलेंस को बनाकर जो है वो देश के अंदर में आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो ग्रोथ है ना, ये एक एक इंसान से मिल मिलकर यहां पर ये ग्रोथ जो है वो निकल कर आती है। ये ऐसा नहीं कि एक तरीके से ऐसा नहीं आप लोग बोलोगे कि कोई एक ही इंसान जो है वो ग्रोथ ला रहा है। बहुत सारा ग्रुप जब मिलता है एक जगह आकर तो उस ग्रुप की वजह से यहां पर ये ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसी बैलेंस बनाने के लिए यहां पर जो आप लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन। आप लोगों को यहां पर दो शब्द आपस में मिले हुए नजर आ रहे होंगे, एक साइड में लिखा हुआ है यहां पर इंडस्ट्रियल और दूसरा है रिलेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो रिलेशन है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। किसके बीच में? रिलेशन के बारे में, जो वर्कर काम कर रहे हैं और इसी के साथ में जो काम दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बीच में, यानी कि गरुड़ा के बीच में और यहां पर जो वर्कर काम कर रहे थे यानी कि भाई साहब जो है रोकी भाई के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। अगर गरुड़ा वो बदतमीजी न करता तो भाई साहब उसकी गर्दन न कटती। सोचो अगर वो एक ऐसा इंसान होता, जैसे आप लोग रतन टाटा जी को आप लोग देखो, एक इतने रेस्पेक्टेड पर्सन है कि नाम लेते ही उनका मतलब अंदर से रेस्पेक्ट फूट फूट के निकलती है। एक ऐसे इंसान अगर किसी कंपनी में कोई काम करे तो इज्जत बनती है इंसान की कि हाँ यार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो वाला हरकत अगर यहां पर होती और यहां पर ये जो एक तरीके से गरुड़ा वो हरकतें ना करता तो कभी ये कंडीशन यहां पर देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए यहां पर जो एक पर्टिकुलर एक रिलेशन को जो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, उसी सिस्टम में यहां पर एक तरीके से ये इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बोला गया कि डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहां पर इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन इंडस्ट्री और जो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर बोलूं सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ये दो गोल आप लोग एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, दो के बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा कि यहां पर तीसरा भी है, क्योंकि इनइक्वलिटीज को भी कम करने की बात यहां पर की जाती है। तो जो भी इंडस्ट्री है उसके बारे में इतनी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके अंदर पार्टी कौन कौन होता है। सबसे पहले आप लोग मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने आईटी से अपना जो है बीटेक वगैरह कर रखी, कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, आप लोग गए यहां पर टाटा के पास में और बोले कि जॉब चाहिए। टाटा ने आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने वहां पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहां पर जो टाटा साहब थे उन्होंने आपको जॉब करवा दी, आप लोग टाटा के अंदर में इंप्लॉय हो गए। तो यहां पर जो जॉब देने वाला है उसको इंप्लॉयर बोलते हैं, यानी कि जॉब प्रोवाइड कराने वाला। जो जॉब लेने वाला है उसको इंप्लॉय बोलते हैं, यानी कि आप लोग वहां पर इंप्लॉय हो गए। और किसने जॉब प्रोवाइड कराई? इंप्लॉयर, यानी कि टाटा ने आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई। जब तक आप लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे चल रहे हैं तब तक कोई जरूरत नहीं है किसी की, सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चल रही है। आपको सिस्टमेटिक वे में छुट्टी मिल रही है, आपको सिस्टमेटिक वे में अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको सिस्टमेटिक वे में जो है जहां जहां पर भी आप लोगों को जो चीजें चाहिए होती है, जैसे नहीं आप लोगों को टाइम टू टाइम कई बार बोनस वगैरह दिए जाते हैं, वो सब मिल रहे हैं। मतलब सारी चीजें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो ये आगे का सिस्टम जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस आगे के सिस्टम की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर यहीं पर ही सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस वे में चलती रहे। पर लेकिन कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क आता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि जो यहां पर जॉब करने वाले हैं उनको चाहिए कि हर टाइम मतलब जब भी टाइम टू टाइम जो उनकी सैलरी बढ़ती रहे, और कभी कभी यहां पर कोई उकसा भी देता है तो वो प्रोटेस्ट करने लगता है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। ये चाहते हैं कि सैलरी बढ़ती रहे, और यहां पर जो जॉब देने वाला है वो क्या चाहता है कि सैलरी ना बढ़े, भाई साहब प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो जब यहां पर ये एक तरीके से जब यहां पर एक तरीके से ये उल्टी स्टेटमेंट जब निकल कर आती है दोनों की साइड से, तो फिर दोनों के सींग यहां पर लड़ते हैं। उन्होंने उनको क्यों बांध रखा था वहां पर? क्योंकि उनको पता है कि इनको बांधने से क्या होगा, इनको बांधने से होगा बंधुआ मजदूर बन के सैलरी देने की जरूरत नहीं, भाई साहब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यहां पर। तो एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं आप लोगों को। एक पर्टिकुलर कंपनी थी, उस कंपनी को मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकालना था। उसको जब प्रोडक्ट निकालना था तो उसको अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 5 रुपए कम करना था। उसका जो प्राइस था वो लगभग 40 रुपए था उसका प्राइस। जिस 40 रुपए में उसकी जो कॉस्ट आ रही थी, प्रोडक्ट की कॉस्ट, वो सारी उसको बेचने की सब पैकेजिंग वगैरह, वो सारी कॉस्ट को मिलाकर इसमें से जो वर्कर की कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी लगभग इनकी यहां पर लगभग 8 रुपए के करीब। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे आसान तरीका क्या है, अगर क्वालिटी डाउन करेंगे मार्केट में प्रोडक्ट का कंपटीशन जो है डाउन हो जाएगा। सीधा सीधा क्या काम करना है कि वर्कर की जो सैलरी है बेसिकली उसको कट कर दो, यानी कि 8 से सीधे 3 रुपए पर वर्कर की सैलरी कर दी, 5 रुपए कम सीधे सीधे प्रोडक्ट में प्राइस हो गया। अब प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो अवेलेबल है और वो एक कंपटीशन दे रहा है दूसरे प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि 5 रुपए यहां पर इस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, कंपनी की सेल बढ़नी स्टार्ट हो गई, कंपनी को भाई साहब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। पर लेकिन कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन तो ये बन गई कि ये वर्कर क्या करे, इसके घर में तो चूल्हा चलना बंद हो गया, इसको कौन देखेगा, इसके बारे में अब कौन बात करेगा। अब वर्कर हो गया फ्रस्ट्रेट। वर्कर जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो वर्कर गया किसके पास में? सरकार के पास में, कि सरकार सरकार हमारी सुन लो, सरकार सरकार हमारी सुन लो। अब सरकार को इतने काम यार, सरकार किस किस की सुने? यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगते मांगते बेचारे सब परेशान हो गए, सरकार ने नहीं सुनी। तो यहां पर क्या करते हैं फिर ऐसे जो वर्कर्स होते हैं वो मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। देखो हमारी नहीं सुनेंगे भाई साहब, बहुत सारे जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे इनकी तो सुनेंगे, जब तो यहां पर कोई सुनेगा इनकी आवाज। और ये ऐसा नहीं आज ही बन रही है ट्रेड यूनियन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता है हमारे कंट्री में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया जो यहां पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस थी वो 1920 में आप लोगों को देखने को मिली थी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा ही आसान सा याद रखिएगा।
लाला लाजपत जी राय के द्वारा फाउंड की गई थी यहाँ पर वो, ठीक है। जो उसमें बेसिकली पर्पज क्या था उसका उसका पर्पज यहाँ पर ये था कि कैसे चीजों को बैलेंस बनाकर चलना है, अगर कोई वर्कर है उनकी सिचुएशन को कैसे यहाँ पर हैंडल करना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यहाँ पर उस टाइम पर आप लोगों के सामने निकलकर नजर आई यहाँ पर। ये इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम पर भी यहाँ पर ये लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए ट्रेड यूनियन बनाया गया। आज की डेट में देखिए भारतीय मजदूर संघ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आजादी के बाद आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। दत्तोपंत जी के द्वारा उसको बनाया गया। तो ये मैच करने के लिए कई बार नाम आ जाते हैं, इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर ये जो ट्रेड यूनियन होगी इसके पास में गए कि यार देखो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में हमको पानी तक नहीं मिल रहा है भाई साहब, खाना नहीं मिल रहा है, अब रोकी तो वहां पर है नहीं जो हमारी हालत जो है सुधारेगा वहां पर, अगर रोकी हो तो हम आपके पास में ना आए। तो यहां पर जो रोकी बनना है उसको किसको बनना पड़ेगा, रोकी बनना पड़ेगा ट्रेड यूनियन को। यानी कि ये एक यूनियन है जिसमें बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए और वो अपने हित की बात करते हैं। तो अलग अलग एरिया की इसलिए अलग अलग यूनियन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये ट्रेड यूनियन क्या करेगी, ये ट्रेड यूनियन कोशिश करेगी कि यहां पर पहले अपनी बात रखें किसके सामने, इंप्लॉयर के सामने, कि भाई साहब इनकी बातें सुनो। अगर इंप्लॉयर जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है तो ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के पास में जाएगी, इनकी बातें सुनो। तो यहां पर फिर गवर्नमेंट जो है वो सुनने के लिए तैयार है, तो फिर सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाएगी। हो ऐसा सकता है कि ट्रेड यूनियन की जरूरत ही ना पड़े, गवर्नमेंट ही कुछ ऐसे कानून बना दे कि पहले ही मैटर सुलझ जाए। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो नहीं कहते कि एक तरीके से हूं हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, जो चीजें आप लोग पढ़ते हो ना आज की डेट में कि एक तरीके से मूवी देखते हो सिंघम और भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, इन रियलिटी में जब सिस्टम में जाकर इंसान बैठता है ना तो ये सारी चीजें बड़ी फीकी लगने लगती है। एक अलग ही पैटर्न आप लोग यहां पर नजर आएगा। तो यहां पर ट्रेड यूनियन क्या चाहती है कि जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी जो है उनको अच्छी मिलती रहे। तो यहां पर इनका यह मुद्दा है, उनको सारी जो है सोशल सिक्योरिटी की स्कीम मिलती रहे, उनकी जिंदगी मजे में चलती रहे उस कंपनी में जहां पर वो काम कर रहे हैं। अब बात आती है इंप्लॉयर एसोसिएशन की। इंप्लॉयर एसोसिएशन कौन है, ये सारे के सारे जो इंप्लॉय होते हैं अलग अलग कंपनी के, वो आकर यहां पर बैठ गए। मैंने कि इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली। अब ये भी बोल रहे हैं हमारा क्या काम है, हमारा तो काम भाई साहब प्रॉफिट बढ़वाना है, कि कैसे हम लोगों को प्रॉफिट बढ़ाना है, इनको प्रॉफिट बढ़ाना है, इनको अपनी सैलरी बढ़ानी है। तो कई बार यहां पर इंप्लॉयर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन के जो हैं वो सींग लड़ते हुए नजर आते हैं यहां पर आमने सामने, क्योंकि एक कोई कंपनी फैक्ट्री है वो कोई हरकत कर रही है तो उसको तो देखने का नहीं यहां पर। अब सब एक साथ में इकट्ठे आ गए भाई साहब सारे के सारे रावण, तो फिर क्या करेंगे। तो इनको बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। और जब यहां पर आप लोग सोचो कि गवर्नमेंट के पास में गए, गवर्नमेंट से काम नहीं बढ़ा, यहां पर सारी जो है इनके आपस में सींग लड़ने स्टार्ट हो गए सबके, तो यहां पर फिर आएंगे महामहिम। महामहिम मतलब सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है यहां पर, उस टाइम पर फिर यहां पर एंट्री होती है रजनीकांत की रजनीकांत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट साहब जो है फिर वो अपनी बातें बताते हैं कि अब हम देखते हैं कौन क्या करता है। और यहां पर पहले आप लोग ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फिर यहां पर कोई तारीख पे तारीख लगती है, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं लगती है, सनी देओल की मूवी नहीं है, ठीक है तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन क्या बन गई यहां पर, सिचुएशन जो है वो खतरनाक बन गई। आप लोग खुद सोचो, आप लोगों को पता है कि विराट कोहली साहब जो है, जो उस टाइम पर जब अनुष्का जी जो थी वहां पर प्रेग्नेंट थी, तो विराट कोहली साहब ने क्या बोला कि मुझे पैटर्निटी लीव चाहिए, कि मेरी जो है एक तरीके से मेरा बेबी होने वाला है, तो मुझे जो है जाना है। पर लेकिन ये सिचुएशन जो है यहां पर इन साहब को नहीं मिली, तो यहां पर ये फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इन्होंने इनको निपटा डाला। तो सोचो यहां पर अगर उस टाइम पर जो यहां पर बीसीसीआई विराट कोहली साहब को बोल दे जाओ वहीं खेलते रहो। हालांकि हमारे देश में पैटर्निटी लीव जो है वो आप लोगों को इतना ज्यादा कोई चाल चलन में देखने को मिलती नहीं है, पर फिर भी इन्होंने पैटर्निटी लीव ली, क्योंकि एक बहुत ही एक रेप्यूटेड इंसान है, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पर सोचो यहां पर बीसीसीआई के अंदर में कोई एक ऐसा होगा जो पानी पिलाने वाला होगा कोई, अगर वो बोलने लगे ऐसा, तो क्या उसको कोई ऐसे यहां पर अलाउ कर देगा। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है यहां पर। तो कई बार ऐसे इश्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। और अगर जब कोई मैटर नहीं सुलझता है तो फिर यहां पर आते हैं ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल बोलते हैं कि यार देखो अब तो आप लोगों को बातें माननी ही माननी पड़ेगी। दोनों का मुद्दा सुनते हैं और फिर उसका सोल्यूशन यहां पर निकालने की कोशिश की जाती है। यानी कि जब आप लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो यहां पर ये जो आप लोगों को यहां पर जो 6 ये पार्टी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये 6 पार्टी की तू मैं जो है आप लोगों को यहां पर आगे होती हुई नजर आएगी। यानी कि इन्हीं के अंदर जो एक इंटरेक्टिव प्रोसीजर होता है उसी को आप लोग यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ रहा है? बड़ी आसान शब्दों में, ऐसा तो नहीं लग रही कुछ यार क्या पढ़ ले, तो बड़ी आसान सी चीज है। आप लोग खुद भी इस सिस्टम का पार्ट हो गए आगे चलकर, जैसे आप लोग यहां पर जॉब करोगे। अच्छा, अगर आप लोगों को बोला जाए आप लोगों को जॉब करनी है तो कौन सी कंपनी है जिसमें आप लोग जॉब करना प्रेफर करोगे कि हाँ यार ये जॉब मुझे करनी है, ठीक है, तो ये जॉब आप लोग करनी है। सीधे सीधे बोलोगे सर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं इसी की जॉब चाहिए, कमिश्नर बनना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है, इसमें आप लोग जो सारी लेबर्स जो है बेसिकली यहाँ पर इनसे रिलेटेड चीजों को आप लोग देखोगे, इनके वेलफेयर के बारे में आप लोग यहाँ पर काम करोगे। यानी कि आप लोग यहाँ पर रोकी भाई का काम करने वाले हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इतनी बड़ी चीज आज के डेट में हो चुकी है। आज के डेट में हमारे देश के अंदर में
एक लेबर मिनिस्ट्री है। समझ रहे हो आप लोग, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए मिनिस्ट्री बना देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। सोचो आज की डेट में आप लोग के घर में आप लोग कपड़े पहन रहे हो, आप लोग आज के डेट में लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, घर में कोई भी सामान रखा हुआ है, बेड है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जो भी घर में आप लोग के प्रोडक्ट है, वो किसी न किसी कंपनी के अंदर में किसी न किसी लेबर ने बनाया होगा। अगर वो कंपनी के अंदर में वो लेबर को उसको अगर उसको वहां पर उनके बीच में झड़प रहती और वो प्रोडक्ट ना बनता, तो क्या आप लोगों के पास में प्रोडक्ट पहुंच जाता? अगर सिटी में आज की डेट में आप लोग रहते हैं, सोचो आप लोगों को यहाँ पर दिल्ली में आप लोग रहते हैं और आप लोगों के घर जो है वो यहाँ पर मदर डेयरी का या फिर अमूल का दूध आता है बेसिकली। सोचो कल को यहाँ पर इनकी फैक्ट्री के जो है सारे के सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे कि हमको सैलरी बढ़ानी है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हम नहीं किसी के घर दूध पहुंचा रहे। आप लोगों को मॉर्निंग की चाय तक मिलनी बंद हो जाएगी। आप लोग ये समझ सकते हैं। जो लोग जोमेटो और स्विगी के ऊपर जीते हैं, सोचो जोमेटो और स्विगी वाले जो अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पर आ जाएं, तो आप लोगों की जो है घर में चूल्हे जलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दोगे, भले ही वो पोहा या फिर दाल चावल क्यों ना हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी? वर्कर की जो एक तरीके से प्रॉब्लम थी उनको अगर नहीं सुना जाता है, तो फिर वर्कर क्या करते हैं, वो फिर यहां पर प्रोटेस्ट करने पर उतर आते हैं। और जब प्रोटेस्ट होता है तो फिर यहां पर जो काम होता है वो रुक जाता है। तो इसकी वजह से जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन लेकर आए गए, ताकि इनके बीच में बैलेंस बना रहे और देश की कम से कम जो एक तरीके से वैसे ही घिसट पिसट के कई बार इकोनॉमी इतनी बुरी कंडीशन में रहती है, ऊपर से बीच बीच में ऐसी सिचुएशन होने लगे, तो फिर एक बैलेंस जो है वो खतरनाक तरीके से बिगड़ जाएगा और ये चीजें सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी। तो ये रीजन है यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज लाने का। ये सारी की सारी चीजें जो है एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को आगे कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। यहां से आगे चीजें थोड़ी सी और ध्यान से सुनना। अब आप लोगों के लिए यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहां से जो अब तक आए हैं उनसे भी आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया करती है, क्योंकि यूपीएससी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा खेलता नहीं है। यूपीएससी मैक्सिमम आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खेलता है। अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग क्वेश्चन को उठाकर ले जाओगे, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर क्वेश्चन पे नीचे दब जाओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कौन हो गया एक एम्प्लॉई, यानी कि जो जॉब करने वाला एक वर्कर है वो एक एम्प्लॉई हो गया। वो क्या करता है? वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। जिस भी जॉब सर्विस पर आप लोग काम कर रहे हो वहां पर आप लोग सर्विस देते हो। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, इवन मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, मैं आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया? अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा होता तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता और आप लोगों को पढ़ा रहा होता। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? मान लीजिए मैं किसी आईआईटी के अंदर में लेक्चर दे रहा हूं, तो वहां पर क्या हो गया, मैं आईआईटी के अंदर में यहां पर एक एम्प्लॉय हूं और वहां पर आप लोगों को जो है लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अब हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग पार्ट 4 के अंदर में जाते हैं तो इसमें है डीपीएसपी, जिनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनका पूरा मतलब ही यही है कि सॉरी यार, ये खांसी थोड़ी सी मैनेज कर लेना बस, ठीक है, क्योंकि ये रुक नहीं रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेसिक पर्पज ये है कि एक कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो कि डायरेक्ट करेंगे सरकार को कि भाई साहब आप लोग जो है पॉलिसी बनाओ ताकि जनता का फायदा हो सके। तो ये इसका मतलब यहां पर ये है, यानी कि ये एक तरीके से ऐसे नहीं कि सरकार के ऊपर एक फोर्स डालते हैं, नहीं, ये आसानी से बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि सरकार जनता के लिए कानून बना लो, जनता को ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दो, जनता को ना यहाँ पर हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करा दो, जनता को ना एजुकेशन प्रोवाइड करा दो। अब यहाँ पर सरकार ने बोला मुझे और भी बहुत सारे काम है, पॉलिटिकल मुद्दे हैं बहुत सारे, लोगों के साथ में आपस में हम लोग को एक दूसरे के साथ में लड़ना है, अपोजिशन और गवर्नमेंट को हमेशा, वो सारी चीजें तो लोगों को भूल जाते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, 5 साल बाद जब इलेक्शन आता है तो फिर लोग भूल जाते हैं गवर्नमेंट को कि दूसरी गवर्नमेंट लेकर आओ, ये तो हमें ध्यान नहीं रखती है। तो इनके डीपीएसपी फोर्स नहीं करती है यहाँ पर सरकार को, पर हाँ उसको एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल जरूर बनाती है, क्योंकि 5 साल बाद जनता पूछेगी कि तुमने क्या किया है। इसी डीपीएसपी के अंदर में अगर बात करें, आप लोग याद रखिएगा सॉरी यार, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट है यहाँ पर। ऐसे ही डीपीएसपी के अंदर में जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर पार्ट 4 आप लोगों के सामने आ गया, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में एक आर्टिकल है जिसका नाम है 43A। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना। 43A आर्टिकल क्या बोलता है कि जो वर्कर है, जो एक तरीके से अगर बात करें वर्कर यानी कि जो एम्प्लॉय है, वो एक तरीके से पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको भी उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाने हैं, रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, तो उस वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब
एक तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर में सजेशन लेना है या फिर कोई व्यूज लेने हैं, उसको शेयर करना है, तो वो वर्कर भी बोले कि भाई साहब जहां पर मुझे काम करने के लिए रखा गया वहां पर लाइट भी नहीं आती है, पीने का पानी भी नहीं है, बैठने के लिए चेयर भी नहीं है, वहां पर पसीनों से मर जाता हूं मैं, वहां पर जैसे तैसे मेरा दिन कटता है। यानी कोयले की फैक्ट्री में काम करने वाला अगर कोई वर्कर हो, सेम कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इन्हीं के बारे में समझ लो बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर रोकी भाई वाले एरिया में से अगर ये वर्कर आकर बोलने लगे ओ भाई साहब तुमने तो हमारा जीना हराम कर दिया, तो वो वाली बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? तो ये काम हो गया यहाँ पर एक तरीके से एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। 43A आर्टिकल में बोला गया है, खुद हमारे संविधान के अंदर में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से यहां पर पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। अब ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो फिर कौन आता है पिक्चर में? फिर आता है जॉब देने वाला, यानी कि एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करेगा? वो फेवरेबल माहौल बनाएगा यहां पर कि ठीक है भाई तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और हम तुमको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़े। आप लोग खुद सोचो, एक कंपनी ऐसी है जिसमें 5 दिन काम करने हैं, और एक कंपनी ऐसी जिसमें 7 दिन काम करने हैं, एक कंपनी ऐसी जिसमें 6 घंटे काम करने हैं, और एक कंपनी 7 दिन 8 घंटे काम करने हैं। 8 घंटे तो छोड़ो, वो 2 घंटे और एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, उसका पैसा भी नहीं देते कई बार। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखो, और कोविड-19 के टाइम पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। तो इन चीजों को रोकने के लिए, इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट करने के लिए बंधुआ मजदूर न बनाया जाए। मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि ऐसी कंडीशन, अंग्रेजों जैसी कंडीशन यहां पर न देखने को मिले फिर से यहां पर, वरना कोई गांधी जी आएंगे और फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पहले वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, अब अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, वो भी उन लोगों के खिलाफ जिनको हम लोग चुनकर भेज रहे हैं। तो ये एक सही चीज नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर बैलेंस बनाने का काम किसको दे दिया गया है? ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ जो है ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ये सारा सिस्टम क्रिएट हो गया है ताकि माहौल जो है वो एक अच्छा बना रहे। अभी मैंने यहां पर बताया कि यहां पर टोटल मिलाकर ये पार्टी है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में काम करती है, पर लेकिन काम जो है वो यहीं पर ही खत्म नहीं होता है। अभी फिलहाल एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा और जिसके बारे में मैंने अक्सर आप लोगों को बताया भी है। वो कौन है? वो इंसान है यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बिना, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देने वाली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 लोग मिलकर काम करते हैं। मतलब ओनली, बोला गया कि ओनली ट्राइपार्टाई एजेंसी यूएन के अंदर में, इसके अलावा यूएन के अंदर में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें 3 लोग एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें। वो 3 लोग कौन है वो मैं अभी आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग समझो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी ये कब इस्टेब्लिश की गई? तो इस्टेब्लिश की गई यहां पर ये जब यहां पर वर्ल्ड वॉर जो है उसके टाइम की आप लोग बात चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद में यहां पर लगा कि यार कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए ताकि यहां पर जो वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखा जा सके। तो ट्रीटी ऑफ वारसाई आई यहां पर 1919 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि यहां पर ट्रीटी ऑफ वारसाई जो है वो यहां पर किसको इस्टेब्लिश करती है, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू बनाई गई थी? तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यहां पर ये, जो कि आगे चलकर 1946 में बनी। क्यों? क्योंकि जो नेशन ऑफ लीग बनाया गया था, या फिर लीग ऑफ नेशन जिसको बोलोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, वो काम नहीं किया और फिर इसको पीट पाट के भगाया गया और फिर इसके पापा आए यूनाइटेड नेशन। हालांकि यूनाइटेड नेशन भी आज के डेट में एक मुर्दे इंसान की तरीके से काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जिसके अंदर में जान नहीं है, कोई कुछ भी कर देता है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। किसी को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या रहेगा ये तो बता दो आप लोग 1 मिनट के लिए। तो इसीलिए यहां पर रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। और थोड़ी सी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए उसके लिए यहां पर पिक्चर में आता है नोबेल प्राइज, यानी कि 1969 में यहां पर इनको नोबेल प्राइज मिल गया, क्योंकि इनके द्वारा जो माहौल बनाया गया यहां पर देशों के अंदर में सोशल जस्टिस फैलाया, भाईचारा फैलाया, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को बताता हूं। ये यूनाइटेड नेशन की इकलौती एजेंसी है जिसमें जो इंप्लॉई यानी कि वर्कर, इसी के साथ में जो इंप्लॉयर यानी कि काम देने वाला, इसी के साथ में गवर्नमेंट जो कि इनके बीच में बैलेंस बनाने वाला यानी कि रेगुलेट करने वाला यानी कि रेगुलेटर,
ये तीनों के साथ में डील करती हुई यहां पर नजर आती है। यानी कि हमारे देश के अंदर में कंपनी है टाटा कंपनी के अंदर में अगर कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है, यहां पे वर्कर के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो उन वर्कर के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहां पर एक बैलेंस बनाने के लिए ये एक अलग पिलर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। वरना ये क्या करता है, ये फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने लगता है और उस रिपोर्ट में उस देश की भर भर कर बेइज्जती करता है जिस देश के अंदर में वर्कर की कंडीशन अच्छी नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया में जग जाहिर कर देता है भाई साहब कि इनके यहां पर ये कंडीशन, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन यहां से निकल कर आती है। तो अगर बात करें इसके बारे में कौन कौन सी रिपोर्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है भाई साहब। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसी के साथ में और पूछ ले ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है कि कैसी कैसी सैलरी मिल रही है यहां पे लोगों को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। यानी कि किस तरीके से सोसाइटी में यहां पर एक तरीके से जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करना, उनको सैलरी कैसी मिल रही है उनके बारे में, और उनकी सोशल प्रोटेक्शन यानी कि क्या उनके इंश्योरेंस वगैरह हैं, क्या उनको हेल्थ की सर्विस मिल रही है, क्या उनको टाइम पर छुट्टी मिल रही है, या फिर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहां पर तो भाई साहब क्या चल रहा है, केजीएफ वाला काम चल रहा है। यहां तो किसी को खाना भी नहीं मिल रहा है, खाना भी कटोरा लेके आना पड़ता है, उसमें 2-4 दाने पड़ते हैं, वरना फिर उसके बाद में चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इनके बारे में फिर ये दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि देखो वो देश लोगों को खाना भी नहीं दे रहा है, और उस देश में जब ऐसी कंडीशन होती है तो कई बार सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर सैंक्शन तक लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि अच्छा वो इतनी बदतमीजी काट रहा है भाई साहब, क्या किया जाए इसके साथ में। तो इसलिए यहां पर इंटरनेशनल लेबर कोड बनाए गए यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि अगर कल को चलकर किसी वर्कर के बीच में कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो तो उसको सुधारा जा सके। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, पहले कुछ टाइम पहले तक जो चीजें बोली जाए वो फिर भी एक बार को डिफरेंट हुआ करती थी। मतलब आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर में एप्पल कंपनी भी काम कर रही है, आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर में अमेजन भी काम कर रही है, उबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दुनिया भर की बाहर की कंपनी यहां पर काम करती है, आप लोगों को नजर आती है। अब ये बाहर की कंपनी आ रखी है, हमारे देश में काम कर रही है, तो हमारी कंट्री के कानून के हिसाब से यहां पर काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि ये अपनी कोई नए कानून लेकर आएंगे और वो चलाएंगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा गूगल के ऊपर फाइन लगाकर सरकार ने साफ साफ उसको सीधा कर दिया। जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला केस निकल कर आया, उनकी जो हरकतें चल रही थी यहां पर कस्टमर के फेवर में नहीं थी, तो हम लोगों ने उनके ऊपर एक तरीके से वो एक प्रेशर डाला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जैसा गवर्नमेंट बोल रही है वैसा कर लो वरना गलती मार लो। तो सारी चीजें बैलेंस में आती हुई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि आज की डेट में हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर एक कंपनी जो है वो अलग अलग देश में भी देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए ना कि एक बैलेंस बनाया जा सके। तो इंटरनेशनल लेबर कोड जो है वो इसीलिए निकाल कर लेकर आए गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि इस सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस में चला जा सके लेकर। मतलब एक तरीके से आप लोग बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो जैसे घर का मुखिया होता है, वैसे तो एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, पर लेकिन कंडीशन क्या करती है उनके होने से ये लगता है कि हाँ घर में जान है। मतलब सब अपने अपने हिसाब से, ऐसे नहीं कि अपनी मुहार चल रहे हैं, तो सब जो है एक बैलेंस बनाकर वहां पर चलते हुए नजर आएंगे और लगता है कि हाँ चीजें जो है वो सही से चल रही है। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर कुछ सिस्टम क्रिएट किए हैं। अब वो सिस्टम क्या है, उनके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। इनकी नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, क्योंकि नंबरिंग देके क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब कई बार। नंबर बात की जा रही है, और कोर कन्वेंशन क्या है यहाँ पर, कौन से कोर कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरनेशनल लेबर कोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर कोड है उसके कन्वेंशन है ये, तो इसमें जो कन्वेंशन है मैं उनके बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात करने जा रहा हूं, तो इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। इसमें नंबर 87 जो है, यानी कि 87वें नंबर का जो है यहाँ पर ये क्या बात बोलता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएट होने की फ्रीडम हो, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सके, प्रोटेक्शन मिले यहाँ पर ऑफ द राइट टू द ऑर्गेनाइज। एक तरीके से यहाँ पर ये कन्वेंशन 1948 में लाया गया। कई बार तो ऐसा होता है इनकी जो ये ईयर रहते हैं ना, इनको इंक्रीजिंग यानी कि कब कब कौन सा आया, डिक्रीजिंग कौन से बाद में आया, वो पूछ लिया जाता है। तो एसोसिएशन की फ्रीडम और राइट यहां पर मिलना चाहिए, ये 87 यानी कि 87वां नंबर का यहां पर ये बोलता है। तो ये आप लोगों को बेसिकली पहले नंबर पर कौन आया कि एसोसिएशन एंड फ्रीडम। फिर 98 वाला क्या बोलते हैं यहां पर, ये बोलता है कि राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब आप लोगों को बार्गेनिंग करनी है। और शब्द भी बोलते हैं यहां पर कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, यानी कि सबके लिए बार्गेनिंग हो रही है, यानी कि सबकी सैलरी बढ़नी है, ऐसी नहीं उसमें से
एक कोई अकेला राजेश खन्ना है बस उसी की सैलरी बढ़ा दो तुम, ऐसे थोड़ी ना हुआ करता है, सबकी सैलरी बढ़ेगी वहां पर, ठीक है। यार रॉकी भाई से डर के भाई साहब रॉकी भाई की सैलरी बढ़ा दो बस, सबकी और किसी की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि सबके लिए मिलकर काम करना है यहाँ पर एक तरीके से, तो वो अधिकार मिल जाता है यहाँ पर। तो इस अधिकार को भी 1949 में यहाँ पर बेसिकली बोला गया है। तो राइट टू ऑर्गेनाइज और इसी के साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये 1949 का है, और नंबर ये 98 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 29 में क्या है यहां पर, ये है फोर्स लेबर कन्वेंशन, ये 1930 का है। इसमें क्या मतलब हो गया, किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ आप लोग काम नहीं करवाओगे। उस इंसान को अगर मन है काम करने का तो वो काम करेगा, अगर नहीं मन है तो काम नहीं करेगा। किसी भी तरीके से आप लोग जो है उसके साथ में ऐसा नहीं कि घर पे जाओ भाई साहब बच्चे सर पे नाच रहे हैं और तुम काम करवाओगे मतलब ये तो नहीं होगा, खैर ये तो वर्क फ्रॉम होम वाली कंडीशन होगी। पर हाँ, ये लेबर लॉज वाली जो कंडीशन होगी, उसकी वाइफ मर रही है और भाग रहा है और तुम कह रहे हो कि ये मेरा गुलाम है, यही काम करेगा, ये वाली सिचुएशन यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये 29 जो यहां पर फोर्स लेबर कन्वेंशन है, वो इसके बारे में यहां पर आप लोगों के लिए बात करता है, ठीक है। 105 यहां पर ये अबोलिश ऑफ द फोर्स लेबर कन्वेंशन, यानी कि ये बोलता है कि ये हो रहा है ना जो, इसको अबोलिश कर दो बिल्कुल, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे आर्टिकल 24 आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर आप लोगों को रोकनी है, पर वो ये नहीं कि चाइल्ड लेबर कंप्लीटली रोकनी है। अब भाई साहब कोई बच्चा है अपने खेत में काम कर रहा है अपने पापा के साथ में, चाइल्ड लेबर थोड़ी ना होंगे वो। वहां पर ये बोलते हैं कि यार इसको स्कूल में भी भेज देना, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से उसका स्कूल छूट जाए। तो चाइल्ड लेबर हजार इंडस्ट्री में काम करवाना है और उसको बिल्कुल उसकी जान खतरे पड़ सकती है, जहां बच्चे को होना नहीं चाहिए वहां पर होना, तो उसको बेसिकली रोकने की बात करता है। फोर्स लेबर तो किसी को भी इंसान को पकड़कर बंधुआ मजदूरी करवा लेना उससे। 1957 में खुद इनके द्वारा यहां पर ये लेकर आया गया। मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, एक छोटा सा बच्चा है आप लोग उसको लेकर आ गए। तो जो मैंने बताया यहां पर ये चाइल्ड लेबर वाली कंडीशन, इवन संविधान में भी जब यहां पर ये चीजें डाली गई है ना, तो इंटरनेशनल कानून पढ़े गए हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे कानून है दुनिया में जो लेबर लॉज के द्वारा, जो लेबर ब्यूरो के द्वारा बनाए गए, कैसे कैसे बैलेंस है। हमारे देश में ह्यूमन राइट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर और अपने देश के अंदर में। इसी के साथ में बात की जा रही है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर पूछने लगी कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में है और किस आर्टिकल में है, आप लोगों को बैलेंस बनाकर दोनों में पूछ ले तो कैसा रहेगा। ये खतरनाक है, इसके ऊपर लगा लेना स्टार, मतलब क्या है, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन। आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार क्या होता है कि एक महिला है वो काम कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं 5,000 उस काम को करने के, एक पुरुष है वो काम कर रहा है उसको वही काम करने के मिल रहे हैं 10,000 रुपए। तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यहां पर। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि अगर पुरुष हो चाहे महिला हो तो है तो इंसान ही ना, ठीक है। तो वो क्या है तो मानस ही कौन सा जन्नत था उतरा, वो उन्हें एक गाना है हरियाणवी में बोलते हैं बेसिकली उसको कि वो भी तो मानस ही रहा कि जन्नत उतरा से। तो वही बात है कि दोनों लड़का हो चाहे लड़की, मेल हो फीमेल, है तो दोनों इंसान ही ना, तो फिर उनको क्यों यहाँ पर इक्वल अधिकार नहीं मिलते हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, दोनों को इक्वल ही चीजें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो वो बैलेंस बनाने वाली बात यहाँ पर की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक सबसे खतरनाक चीज यहां पर ये आती है कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है कई बार उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ढंग से नहीं चल पाती हैं, उनमें इश्यूज देखने को मिलने लगते हैं। यानी कि जो इंडस्ट्री के अंदर में जो रिलेशन होने चाहिए यहाँ पर वो किस तरीके से बेकार होना स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ पर बताने की बात की जा रही है। एक इंसान है जिसको 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है, पर वो इंसान जो है ये बोल रहा है कि मेरे से तो 10,000 रुपये का काम लिया जा रहा है। वो कहेगा कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं, मैं ये जॉब छोड़ के जाऊंगा, वहां पे काम करूंगा जहां पर मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। एक तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं कि उस इंसान को इस तरीके की फील आ रही है, ठीक है। और कई बार ये चीज साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी काउंट आती है कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि जितना मैं काम कर रहा हूं उतना मेरा पैसा मिलता ही नहीं है। यहां पर एक बैलेंस पता है क्या रहता है, देखने वाली बात क्या होती है, जो जॉब देने वाला है उसको लगता है कि मैं इतना पैसा जितना इसको दे रहा हूं वो इतना काम कर ही नहीं रहा है, यानी कि इतना डिजर्व करता ही नहीं है। जो जॉब लेने वाला है, जो वर्कर है, उसको लगता है कि मैं जितना काम कर रहा हूं मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, मुझको पैसा जो है थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था। तो यहां पर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करते हुए यहां पर नजर आते हैं। और इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर काउंट किया जाता है कि एक इंसान जो है उसको पॉजिटिव तरीके से देख रहा है कि हाँ ठीक है काम ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा सीखने को मिल रहा है, दूसरा उसको नेगेटिव तरीके से देख रहा है। उधर जो यहाँ पर जो जॉब देने वाला है वो सोच रहा है कि एक ही इंसान से सारा काम निकलवा ले, उसको ये लग ही नहीं रहा है कि इसकी जगह कोई और ही बंदा होना चाहिए, कि हर एक इंसान का एक बिहेवियर होता है और वो बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में जुत पतरम होना है या फिर ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो आगे सही लेवल पर चलना है।
तो इसलिए बोलते हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में, वो इंडिविजुअल का बिहेवियर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काफी ज्यादा होता है कि क्या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसी है, सब कुछ काम जो है वो स्ट्रक्चर के तौर पे हो रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, एक कंपनी है, उसमें एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक अलग कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे काम जो है वो अपना अपना सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, पर लेकिन सोचो कि सारे के सारे काम जो है वो एक ही इंसान को दे दिए करने के लिए, तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पर इसमें आज इस पोस्ट पर है, कल को उसका इंक्रीमेंट होगा, सैलरी बढ़ेगी, इस पोस्ट पर पहुंच जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक वे में कुछ अगर दिक्कत हो रहा है महिलाओं के साथ में, तो वहां पर सोल्यूशन निकालने के लिए भी सारी चीजें हैं। तो मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरीके से यहाँ पर कि एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर निकल कर ये आती है कि एक बैलेंस नहीं बन पाता है, और वो जो बैलेंस बनेगा वो एक पर्टिकुलर जब स्ट्रक्चर आएगी निकलकर उस हिसाब से बनेगा। आप लोग खुद देखो कि घर में भले ही अगर आज के डेट में आप लोग देखो, आप किसी भी एज में क्यों ना हो, अगर आज के डेट में घर जाते हो काफी दिनों बाद, तो मम्मी पापा को नमस्ते करते हो, उनके पैर छूते हो, कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है आप लोगों को वो काम करने के लिए, ठीक है। वो आप लोग के घर का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हाँ वहां पर एक तरीके से रेस्पेक्ट देते हैं अपने बड़ों को, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन कई बार यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आप लोगों में ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बताऊं तो आज की डेट में अगर आप लोग यहाँ पर किसी सोसाइटी के अंदर में जाते हैं, तो यहाँ पर आज की डेट में सिक्योरिटी जो गार्ड रहते हैं ना, वो प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, उनके साथ में कई सारे लोग जो है वो मिसबिहेव करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। बड़ी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी अगर यहाँ पर किसी को जॉब पर रखेगी तो वो ज्यादा एम्प्लॉय को रखने से बचती है, क्योंकि अगर ज्यादा एम्प्लॉय को रखेगी तो फिर उनको उसी सिस्टमेटिक वे में सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह, पेंशन, पता नहीं क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आज के डेट में बीच में। एक साइड में यहाँ पर ये सोसाइटी में काम करने वाले अंकल हैं, एक साइड में कोई दूसरा इंसान है जो कि यहाँ पर ए नाम का कोई इंसान है, वो यहाँ पर क्या करता है, इस तरीके के बहुत सारे जो लोग हैं उनको अपनी कंपनी में रखता है, और फिर कोई भी सोसाइटी में बोलता है कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, यही उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, इनके हाथ में सैलरी जाती है। यानी कि मान लीजिए सोसाइटी वाले ने सैलरी दे दी यहाँ पर इसको कि ये लो सैलरी एक इंडिविजुअल पर्सन की 15,000 रुपए है महीने की। ये भाई साहब क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल पर्सन को 8 या 10,000 रुपए देकर बाकी ये 5,000 रुपए जो है अपनी पॉकेट में लगा लेंगे। ये ऐसी हरकतें आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग बसते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो लोगों को बांध के चलती है भाई साहब, ठीक है। एक साइड में एक ऐसा इंसान है जो कि लोगों के अंदर जोश भर देता है, और एक साइड में ऐसा इंसान है वो खुद भी अब इस तरीके से पड़ा रहता है कोई और आकर उसको जो है धकेल दे कि हाँ भाई काम कर ले। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है। लीडर जो होता है वो आगे चलता है और कहता है कि आओ मेरे पीछे, ठीक है। 300 मूवी देखी आप लोगों ने, भाई साहब क्या शानदार एक एक बंदे के अंदर दम था। वो होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उनको उस सिस्टम में आने के लिए एक सिस्टम में से होकर गुजरना पड़ता था उनको। हमारी आर्मी में अगर आप लोग जाओगे, एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर रैंक आप लोगों को चलती है वहां पर नजर आएगी, एक एक इंसान की आगे ऊपर बढ़ती नजर आएगी। लीडरशिप स्टाइल आप लोग देखो, अभी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी शानदार तरीके से मिशन को कितने शार्प तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर आ गए, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, वो बेहद वो जमीन पर बैठे रहे अपनी बंदूकें लिए हुए। तो ये होता है लीडरशिप स्टाइल। मतलब क्या है, आज के डेट में रतन टाटा जी की अगर कंपनी में जाकर आप लोग झांकोगे तो मैक्सिमम लोग जो है वहां पर खुश नजर आते हैं एज कंपेयर टू दूसरी कंपनी में। उनको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि देश के अंदर में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने वाली कंपनी कौन सी है, वो है टाटा। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप में है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त तरीके की पावर, जिसकी वजह से यहां पर उतने शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं, वो फैमिली का पार्ट मानते हैं उनको। पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ताज होटल है, पर्टिकुलर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, वो टाटा कंपनी का है, ठीक है। तो उसमें आप लोग कभी जाकर देखना, मतलब कितने शानदार तरीके से, कितने लिबरल तरीके से हर जगह आप लोगों को जो शानदार सर्विस मिलती है, सारी इस तरीके सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके मतलब एक तरीके से ये जिनका पूरा फोकस रहता है कि जो यहाँ पर इनके जो गेस्ट आते हैं उसके ऊपर कितना फोकस किया जाए, उनको कोई अनकंफर्टेबिलिटी न फील हो, और जो काम करने वाले होते हैं उनकी भी प्रॉपर शिफ्टिंग रहती है, उनको भी सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाता है। कई बार यहाँ पर इकोनॉमिकल और टेक्निकल चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आप लोग खुद सोचो, मान लीजिए आज की डेट में एक इंसान जो है वो रजिस्टर पर लिखने वाला है, उसको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है। कल को यहाँ पर हम लोगों ने ला के रख दिया कंप्यूटर और बोला आता है तो आता, नहीं तो तुम अपना बस्ता उठा के यहाँ से जाता। मतलब कि उस इंसान को आता नहीं है, और हम लोगों ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर दिया। तो जो ढंग का लीडर होगा पहले तो ट्रेन करेगा अपनी टीम को, उसके बाद में यहाँ पर देगा, और जो बेकार लीडर होगा वो उनको निकाल के फेंकेगा, कोई नए को लेकर ला कर रख लेगा। ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक काफी सॉरी
काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहां पर ये सिचुएशन निकल कर आती है। वर्कर का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड होता है। खासकर आप लोग देखो, कोई कंपनी है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही है, पर वर्कर की सैलरी में वर्कर को कुछ भी उसका एक तरीके से वहां पर एक बोनस तक देने के लिए वो इंसान तैयार नहीं है। ठीक है, तो वर्कर को अगर प्रॉपर वेल पेड अगर वर्कर रहेगा, उसका काम करने में भी मन लगेगा कि हाँ यार कम से कम घर की तो टेंशन नहीं है। आप लोगों को पता है, जब आप लोग यहाँ पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाओगे, आप लोगों की सैलरी जो है बड़ी शानदार आप लोगों को देखने को मिलती है। आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, उनको इतनी शानदार फैसिलिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को थामना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अगर वो अपने घर की चीजों में ही लगे रहेंगे तो फिर वो सारी चीजें कैसे थाम पाएंगे? इसीलिए उनको इतनी ज्यादा सर्विस जो है, इतनी बेहतरीन तरीके की वहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक और टेक्निकल इन्वायरमेंट जो है वो भी यहाँ पर इंपैक्ट डालता है इसके ऊपर। रही सही कसर रह गई हमारे देश के अंदर में, अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कानून नहीं है और एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों ने पता चला, एक गवर्नमेंट थी, उसने अच्छे कानून बनाए, उसको पास कराने की कोशिश करी थी पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट गिर गई। कल को दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसने उसको उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया, कह रहा बनाते ही नहीं है। तो देश के अंदर में जो पॉलिसीज बनती है, ठीक है, आप लोग देखते हैं आज की डेट में हमारे देश के अंदर कितनी सारी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है। आप लोगों को पता है ना, आज की डेट में सारी जितने वर्कर्स के रिलेटेड देखो, उनकी पेंशन की स्कीम देखो, आज की डेट में जो खासकर हमारे देश के अंदर में मतलब इस एरिया में बहुत ज्यादा फोकस रिसेंटली अभी दिया गया है। तो गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी, वर्कर के बारे में सोचने वाली होगी, तो डीपीएसपी वाली वो चीजें इंप्लीमेंट करती हुई फिर यहां पर नजर आएगी। तो ये एक बैलेंस बनाने वाली बात यहां से निकल कर आती है कि कैसे बैलेंस बनाना है। अब कोई इंसान है, मान लीजिए वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक है, अब वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहा है। तो अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में घर का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा दो यार, तुमको तो काम करवाना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी, अब आ गई है। अब वर्क फ्रॉम होम अगर कोई कर रहा है तो वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, मोटिवेशन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है कि उस टाइम पर होगा, प्रोडक्टिविटी इंसान की बढ़ती है, जॉब में रिटर्न रहता है। और लड़कियों के लिए तो शानदार है ये, और सेविंग करने में फायदा होता है। क्यों? आने जाने में पैसा लग गया सामने का। एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम में 10,000 रुपए मिल रहे हैं और कहीं बाहर रह के अगर आप लोगों को 30,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो इक्वल है। 15,000 रुपए खाने के, 5,000 रुपए में तो आप लोग 15,000 रुपए रहने के, 5,000 रुपए में तो खाना पीना नहीं निपटने का, ये भी कम है, बोलना चाहिए बल्कि 35,000 रुपए। यानी कि बाहर के 10,000 रुपए, वो घर के 10,000 रुपए और बाहर के 35,000 रुपए इक्वल है। अगर घर 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो समझ लेना बाहर रहोगे 35,000 रुपए भी कम पड़ेंगे। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाओ। तो इससे क्या होता है, अगर कोई वर्कर ऐसा है कि उसने बोला कि मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी दो उसको कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। अगर वो काम अपना कंप्यूटर पे बैठ के आसानी से कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? तो इस तरीके से कम एटलीस्ट उनको फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे इफिशिएंसी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। इफिशिएंसी बढ़ेगी तो कंपनी के अंदर में प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो देश के अंदर में इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट वे में सारा का सारा फोकस जो आएगा वो देश के ऊपर निकल कर आएगा कि सारी चीजें कहीं ना कहीं एक देश के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। तो ये बात आप लोग यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक फैक्टर और है यहाँ पे जो इंक्लूड करके चल सकते हैं कि एक एम्प्लॉई, यानी कि जो जॉब कर रहा है यहाँ पर, एक एम्प्लॉई है वहां पर और एक एम्प्लॉयर है जॉब देने वाला, उनकी दोनों के बीच में बैलेंस कैसा चलने वाला है, ये मार्केट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मार्केट में स्लो डाउन आ गया, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी कंपनी ने यहाँ पर, गूगल ने, फेसबुक ने, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी ने लोगों को निकाल निकाल के बाहर फेंक दिया। ये क्या हुआ, ये आप लोगों को यहाँ पर एक रिसेशन टाइप में कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर सामने निकल कर आती है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, ये भी डिसाइड करती है कि कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो कंपनी कैसे सामने वाले को देगी जब खुद उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पर जब समझने वाली बात आती है तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उसको प्रॉफिट होगा तभी तो सामने वाले को देगी, वरना सामने वाले को कैसे प्रोवाइड कराएगी यहां पर। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट की कंडीशन रहना भी अच्छी बात, जरूरी है यहां पर बैलेंस बनना, वरना कोविड-19 जैसी सिचुएशन रहती है और सबको बोलता है छुट्टी, घर जाओ और इंजॉय करो। इसकी वजह से क्या होगा, फिर सिचुएशन जो है वो खराब होती है यहां पर नजर आएगी। जो घर से बैठा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसको बोल दिया अब घर पर ही रहना, अब कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे खिलाना अच्छे से बैठ के। सामने वाले की तो बेसिकली सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। क्यों? सामने वाले ने तो घर का लोन ले रखा है, कैसे घर का लोन जो है पे किया जाएगा, उसकी तो सिचुएशन खराब हो रखी है, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है फिर खराब होती नजर आती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कि यहां पर अफेक्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो मैटर करते हैं। ये जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई वो क्या थी कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं अगर यहां पर इनके बीच में रिलेशन जो है वो खराब हो जाता है। अगर रिलेशन अच्छा रहे उसका बेसिकली टारगेट रखना है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, कि इनका मतलब क्या है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाए गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इनका ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है,
सबसे पहले तो यहां पर यह है कि आप लोग क्या करना है, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जितना भी जो कोई कंपनी बना रही है, एक कंपनी है जो कि यहां पर आप लोगों के लिए मैगी बनाती है, जिसको मैगी खाना पसंद है वो इंजॉय कर रहा है, तो यहां पर क्या हो गया यहां पर कि उस प्रोडक्शन जो है वो एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, लोग जो है मैगी दबाकर खा रहे हैं, उसका टेस्ट जो है बड़ा शानदार दिख रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा, कंपनी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को जॉब मिलती है यहां पर नजर आएगी, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा देश के अंदर में इकोनॉमी बढ़ती यहां पर नजर आएगी, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि दोनों में लड़ाई ना हो, सारी चीजें आसानी से यहां पर चलती रहे। सेफगार्ड करना राइट एंड द इंटरेस्ट, ये काफी ज्यादा जरूरी है, अगर जो काम कर रहे हैं यहां पर उनका इंटरेस्ट और जो उनका राइट है उसको सेफगार्ड नहीं करेंगे, लेबर और एक तरीके से दोनों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तो फिर अच्छी चीजें नहीं होगी, कंपनी की भी गुडविल के लिए अच्छा नहीं है और ना ही पर्टिकुलर लोगों के लिए अच्छा है यहां पर, तो दोनों एक दूसरे के साथ में सींग लड़ाते हुए नजर आएंगे, तो या तो फिर यहां पर रोकी भाई चाहिएगा या फिर महात्मा गांधी जी चाहिए, अब ना तो रोकी भाई है ना महात्मा गांधी जी हैं, अब क्या करेंगे, तो फिर दिक्कत होगी, फिर जाएंगे यहां पर गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट नहीं है ट्रेड यूनियन के पास में, ट्रेड यूनियन नहीं है तो कोर्ट के पास में, तो ऐसे चक्कर चलते रहेंगे, और जो धाड़ी के मजदूर हैं उनको तो और भी दिक्कत देखने को मिलती है जब कई ऐसी दिक्कतें निकल कर आती हैं। इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में आप लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना जरूरी है, अगर आप लोग चाहते हैं इंडस्ट्री को आगे लेकर चलना सिस्टमेटिक वे में। इसको समझने के लिए जब हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार है, आप लोग अपने चुने गए नुमाइंदे जो हैं उनको चुनकर आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी यानी कि अपने सांसद बनाते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक यानी कि एमएलए बनाते हो, तो ये आप लोगों को अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान के अंदर से। पर लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर हम लोग बात करते हैं, उस कंपनी के अंदर में जो यहां पर जॉब देने वाला है और जो जॉब लेने वाला है उनके बीच में कैसे बैलेंस बनना है, क्या कंपनी के अंदर में पहले बोला था कि सब जो है वो 5 घंटे काम करेंगे, अगले दिन मॉर्निंग में उठे सब जो है 8 घंटे काम करेंगे, क्या जो काम करने वाले लोग हैं उनसे वोट डालकर पूछा गया कि तुम इस बात पर सहमत हो, यह पूछा गया है, मतलब उनसे पूछा नहीं गया, आप लोगों ने अपने हिसाब से थोप दिया, तो ये ऑटोक्रेसी हो गई, जैसा मन किया वैसा कर दिया, काम करने वालों से पूछा ही नहीं जा रहा है। चलो आप लोगों ने काम करने वालों से नहीं पूछा, पर क्या 5 की जगह 8 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा करने का उनको पैसा मिलेगा, इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, ये तो ऑटोक्रेसी हो गई यार, एक तरीके की पूछ ही नहीं रहे सामने वाले से, बस अपनी मनमानी चलाए जा रहे हैं वहां पर, तो ये जो होती है यहां पर माहौल बिगाड़ने वाली बात होती है, इसलिए बोला जाता है कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कंट्रोल रखना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट तभी होगा जब दोनों जो है ढंग से काम करेंगे, तो म्यूचुअल बेनिफिट यहां पर एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिशियल है, जो यहां पर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, अगर लेबर के और मैनेजमेंट के रिलेशन अच्छे रहेंगे तो अच्छी चीजें चलेंगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, उनको अपनी सैलरी बढ़वानी है, ठीक है, उनको आज की डेट में छुट्टी चाहिए, ठीक है, कुछ भी इस तरीके अगर चीज हो रही है एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर में आती है कि उनकी सैलरी बढ़वानी है, लीव चाहिए, जॉब पे हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बात करें तो मिलकर डिस्कस कर लेंगे आप एक तरीके से उनके साथ में, तो सबके हित के बारे में बात करने वाली बात यहां पर आती है, अगर सबके हित में नहीं होगी तो फिर दिक्कत है, ऐसे नहीं कि एक इंसान के हित की बात करनी यहां पर, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब नहीं कि सबके लिए फायदे की बात की जाए। ये काफी खतरनाक मुद्दा कई बार बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन, यानी कि मान लीजिए एक इंसान है, उसने आज जॉब करना स्टार्ट किया और किसी कंपनी के साथ में उसने जॉब किया और कॉन्ट्रैक्ट दोनों का इतना खतरनाक हो गया कि यहां पर कंपनी जो है उस इंसान को बांधे हुए है, उसकी जिंदगी जो है वो दुश्वार हो गई है, सामने वाला बेचारा नॉर्मल वर्कर था, उसको समझ में नहीं आया, उसने अंगूठा लगा दिया, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ताकि सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़ा जा सके यहां पर, ठीक है, वरना फिर क्या होता है, फिर यहां पर जो कोर्ट होता है वो यहां पर काम करता है कि सिचुएशन आ गई भाई साहब कि गवर्नमेंट और यहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है वो यहां पर चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम आएंगे कूदने यहां पर, तो कोर्ट वाला सिस्टम चक्कर कचहरी के फिर यहां पर देखने को मिलेंगे आप लोग, क्योंकि अक्सर फिर मैटर वहां पर पहुंचते हैं। इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक और वर्कर की कंडीशन है वो तो सुधार नहीं है, अगर वो नहीं सुधरेगा, काम करने वाला ही अगर खुश नहीं रहेगा किसी घर में, सोचो घर में मम्मी है, सुबह से उनका माथा खराब कर रखा है तुम लोगों ने और वो ढंग से काम कर ही नहीं रही है, पता चला खाने में नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, रोटियां जो है कच्ची रह गई, तो मजा आएगा आप लोगों का जिंदगी जीने में, तो कहोगे कि मम्मी इससे अच्छा तो यार रहने देते यार आज खाना बनाने को, तो वही वाली बात है, तो वर्कर कैसे काम करेंगे बेचारे, उनकी भी तो जिंदगी जो है वो थोड़ा सा आप उस तरीके से लेके चलनी पड़ेगी, तो ये बैलेंस बनाना जो है वो जरूरी है। अगर आप लोगों ने ध्यानचंद बन के ध्यान से पूरा लेक्चर सुना है तो अब मैं देखूंगा यहां पर उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते हो या फिर नहीं देते हो। यहां पर यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ के अंदर में यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वर्कर के बारे में, द प्रोविजन ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये किसके अंदर में मेंशन है, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43B,
क्या आंसर है आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, सारे क्वेश्चन एक बार बताता हूं फिर आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कन्वेंशन है 138 और 182 वे किससे रिलेटेड है? यहां पर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, एडॉप्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड है, या फिर रेगुलेशन ऑफ द फूड प्राइस से रिलेटेड है, या फिर जेंडर जो पैरिटी है उससे रिलेटेड है। हिंदी और इंग्लिश में जिसको जिस तरीके से भी पढ़ना होगा इसको पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया यहां पर ईपीएफओ के द्वारा, यहां पर वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी किस चीज का एग्जांपल है? यहां पर वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर एजुकेशन, वर्कर कोऑपरेटिव्स, या फिर वर्कर जो सजेशन स्कीम है। क्या सही लगता है आप लोगों के हिसाब से, क्या आंसर होगा? देखता हूं कौन बताता है। सारे क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर आंसर बताऊंगा, देखना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बात करते हैं यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है, बेसिकली वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड इंप्लॉई और इसी के साथ में सोशल आउटलुक रिपोर्ट। सही आंसर क्या है यहां पर आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर बता दो, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। यहां पर ये बोला है कि नेगोशिएशन जो की जाती है वो कलेक्टिवली विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अपग्रेडेशन करना एम्प्लॉयर जो इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बोला गया है। डिमांड करना बेटर वर्किंग कंडीशन, हायर जॉब सिक्योरिटी, ये बोला गया है। इसी के साथ में डिमांड करना हायर लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ये बोला गया है। तो कौन सा आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबोव। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आना चाहिए अटेम्प्ट करने में। बहुत ही तसल्ली में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए बिल्कुल भी अब ये मत पूछना कि कहां से आ गया। एक और क्वेश्चन है यहां पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आईएलओ बोलते हैं, वो एक तरीके से उसका नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है इन 1999 में, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, इसके बारे में पहले एक तरीके से इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थे, फिर यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं आईएलओ, ठीक है। तो फ्रेम की गई अंदर 1999 में। इंटरनेशनल लेबर कोड जो है जिसको आईएलसी बोलते हैं वो सेटअप किया गया इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जो इश्यू होते हैं उनको लेकर ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया यहां पर रिकमेंडेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द मिनिमम इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 2 3, 1 2 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। अभी आंसर बताऊंगा और बताना कितने क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आप लोगों के सही हुए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो कोई एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। मैंने बताया था कि अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, वर्कर का पार्टिसिपेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट आप लोग बेसिकली यहां पर बोल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है। और यही है आर्टिकल 43A। ये समझा था ना आप लोगों को, है बताइए, यही समझा था या नहीं समझा था? यही क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आगे। फिर यहां पर ये इस तरीके से अगर मैनेजमेंट जो हो रहे हैं यहां पर, ये तो कौन सा आर्टिकल है, तो यही आप लोगों को यहां पर घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कहने का मतलब है कि वही चीजें हैं, थोड़ा सा घुमा घुमाकर पूछ ली जाती हैं। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के प्रीलिम्स में, उसमें यहां पर क्वेश्चन था दूसरा, लेबर के बारे में पूछ ली गई बातें, कौन कौन सा यहां पर स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, क्योंकि 138 और 182 जो है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं और मिनिमम एज उसको लेकर चलते हैं कि बच्चों को कैसे यहां पर चाइल्ड लेबर वाले सिस्टम से निकालना है। क्योंकि चाइल्ड लेबर एक ऐसी बुरी कंडीशन है सोसाइटी के अंदर में, इतनी खतरनाक है जिसकी कुछ हद नहीं है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर बात करें एज जो चिल्ड्रन इंप्लॉयड है 14% है दुनिया में, अगर बात करें 15 से 17 के बीच में, 28% है 12 से 14 के बीच में, ये कंडीशन आप लोग समझो। और 48% आप लोग यहां पर 5 से 10 की एज में भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर सीधा सीधा हो गया चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, यानी कि ए आंसर हो गया। इस रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आंसर बताना जरूर इनको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। इस रिपोर्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर आप लोगों को यहां पर सी नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो है ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, मैंने डेली कितनी बार आप लोगों को पढ़ाई यहां पर, ये कौन प्रस्तुत करता है? चलो सबके नाम बताने आप लोगों को, एक मैं बताता हूं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, बाकी इसके साथ में मिलकर कौन कौन हो रहा है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये बड़ी ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। आगे बात करते हैं यहां पर, ये सारी की सारी चीजें अगर ध्यान से देखोगे, इसमें एक स्टेटमेंट है अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेटस इंप्लॉयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका स्टेटस कौन बनाएगा? वो तो खुद ही अपना स्टेटस बनाए बैठा है, इंप्लॉय का करेगा वो स्टेटस, यानी कि वर्कर का स्टेटस बढ़ाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें भी यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नुकसान कर देंगे आप लोगों का। यानी कि अपग्रेडेशन किसमें? इंप्लॉय ना कि इंप्लॉयर, जॉब देने वाले के नहीं, जॉब लेने वाले का। ट्रेड यूनियन बनने का मतलब क्या होता है
कि जो यहाँ पर जो वर्कर है उसकी उसकी चीजों को बेसिकली सही से लेकर चला जाए ना कि यहाँ पर जॉब देने वाले की। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया। ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा खतरनाक लेवल का यहां पर बनाया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेवल का हो गया थोड़ा सा। ये जो काम है ये इंटरनेशनल लेबर कोड का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है बेसिकली। और ये जो नीचे बोला गया है ये है इंटरनेशनल लेबर कोड, इनका नाम जो है वो अपोजिट कर दिया गया था। और यूपीएससी इस तरीके से आप लोगों के साथ में कई बार खेलती हुई आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो करेक्ट ओनली वन स्टेटमेंट यहां पर हो गई। ठीक है, कई बार ऐसे करेगी, डेफिनेशन किसी को होगी और किसी का आप लोगों को आंसर दे देगी। तो ये बेसिक थीम है यूपीएससी की जो आप लोगों से वो खेलती हुई यहां पर नजर आती है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर? किस तरीके से लग रहा है कि समझ में आया या फिर नहीं आया? इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ने में मजा आया या फिर नहीं आया, या फिर कोई दिक्कत लगी? क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सोल्व करने में मजा आया या फिर नहीं आया? आज के लेक्चर को कितना रेट दोगे आप लोग? अगर मैं बोलूं कि 10 में से आप लोगों को इसको रेट देना है तो कितना रेट इस लेक्चर को दोगे आज? तो बताइए। और बाकी कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, उसमें अपना कमेंट जरूर छोड़ना, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और अच्छे से इंप्रूव करके यहां पर हम लोग आगे बढ़े। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको ढंग से एंजॉय किया होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शानदार तरीके से अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए यार। थोड़ा सा अपना ना बैलेंस बनाकर चलिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, ताकि अच्छे से आप लोग टाइम को यूटिलाइज कर सको और लंबे समय तक बैठकर ढंग से पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो ये थी बेसिक बातें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।